हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी कोविड के कारण सारे स्कूल कॉलेज तो बंद है, तो आप घर पे ही रहो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबा लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन क्या दिया हमारा पहला, C6H12O6, C12H22O11, C6H12O5, C6H12O6। ये देखिए चार ऑप्शन दिया हमारा। अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, C6H12O6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसका कहने का मतलब है कि कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस बनता है। बताइए कौन सा गैस निकलता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए जिंक बोला है ना, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 मिलके क्या बना रहा है हमारा। तो देखिए जिंक है और H2SO4 है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, SO4 के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस क्या बच गया, H2। तो कौन सा गैस निकल रहा है हमारा, H2 गैस निकल रहा है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है, एक मिनट, हाँ, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। बताइए ये चार जो समीकरण दिया हुआ है, ये सब में से कौन संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या बोला है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट प्लस H2 दिया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग ऊपर में, तो ये देखना है कि ये रिएक्शन मतलब जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिंक एक है इधर, जिंक इधर भी एक है, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना उसका मास। तो देखिए जिंक एक इधर है एक इधर है, तो चलिए ठीक है। अब देखिए SO4 मतलब सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन O4 है, ऑक्सीजन 4 है, बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है, 3 × H2 लिखा है। मतलब कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हाइड्रोजन हो गया ना टोटल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारा लेफ्ट साइड क्या है, मात्र 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, Mg प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना। लेकिन देखिए मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है इधर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब संतुलित नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं। देखिए Fe आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो फेरस ऑक्साइड प्लस H2 दिया। अब बैलेंस करके देख लेते हैं। तो देखिए 3Fe दिया, मतलब 3 फेरस दिया हुआ है, यहाँ भी 3 फेरस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वाटर हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 4 × H2 मतलब 8 है, टोटल 8 है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है। देखिए राइट साइड 2 है लेकिन लेफ्ट साइड 8 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 8 है, लेकिन इधर 2 ही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बचा अगला। अगला क्या है, देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है ना, H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O है। एक मिनट, हाँ ये भी गलत था, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O है ना। तो मिलके क्या बनाया, कॉपर सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, प्लस हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है ना। तो देखिए ये बैलेंस है, कैल्शियम का एक है इधर, कैल्शियम भी एक है इधर, चलो ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, OH2 लिखा है। कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन 2 ठो है और हाइड्रोजन 2 ठो है, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, तो मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, मतलब वीक एसिड कहने का मतलब है ना, क्या है, वीक एसिड। निम्न में से कौन वीक एसिड है, बताइए। तो देखिए CH3COOH है ना, क्या है, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है। और दूसरा दिया हुआ है HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और तीसरा दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3, और चौथा दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइए कौन सा एसिड जो है वो दुर्बल अम्ल है, मतलब वीक एसिड है। तो देखिए वीक एसिड के कैटेगरी में आपका जितने भी कार्बन के साथ जो अम्ल मतलब बनते हैं, ठीक है, जैसे ये देखिए कार्बोनिक अम्ल है ना, कार्बोनिक अम्ल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ए होगा ही होगा, ठीक है, और दूसरा HBr, देखिए HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बचा कौन हमारा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, आपके वीक एसिड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर, ए और सी है ना, तो इसका हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धातु में कौन सा आवेश होता है। देखिए धातु में कौन सा आवेश होता है, मतलब मेटल में कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, तो धातु में याद रखिएगा कि धनात्मक आवेश होता है। जैसे कोई भी मेटल, मान के चलिए सोडियम है, तो ये सोडियम प्लस में रहता है, ना कि माइनस में। कहीं नहीं देखे होंगे सोडियम माइनस में रहेगा। ठीक है, सोडियम क्या रहता है, प्लस में रहता है जनरली। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड बनाया NaCl, नमक बनता है ना, तो देखिए Na प्लस Cl मिलके बना, तो क्या Na का क्या है, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, मतलब सोडियम एक हाइड्रोजन देगा और क्लोरीन को, ठीक है, और उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है और ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनता है, मतलब आबंध जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत ही मजबूत आबंध बनाता है एक दूसरे से मिलके। ठीक है, और उसे क्या नमक बनता है ना, क्रिस्टल के रूप में जो रहता है नमक होता है। तो क्या होता है, सोडियम में हमेशा प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन में माइनस चार्ज होगा। तो सोडियम क्या एक मेटल है, उसी तरह से जितने भी मेटल हैं उनमें क्या होता है कि आपको धनात्मक आवेश पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है, बताइए। कार्बन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। चलिए हम देखते हैं। देखिए कार्बन बोला है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन को मिलने से कौन सा गैस बनेगा। देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन मिला ना, तो मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, मीथेन गैस है ना, CH4। CH मतलब जितने भी अल्केन ग्रुप के हैं वो कार्बन तथा हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है। अल्केन, अल्किन, अल्काइन जो भी हैं वो सब क्या होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4 का स्ट्रक्चर होता है C, 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ रहते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, और इसको एक्चुअल देखा जाए तो ये टेट्राहाइड्रल होते हैं। कैसे होते हैं, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, ऐसे होता है, एक मिनट, ये होता है, ये होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन सा गैस हो जाएगा हमारा, मीथेन गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। सोडियम का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए सोडियम का ये आपका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो क्या क्या होगा, 2, 8 और 1, 11 हो गया ना, 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एथेन है ना, इथेन यौगिक संरचना में कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं। देखिए इथेन यौगिक संरचना में कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो मिलके बॉन्ड बना रहे हैं ना, मतलब आबंध बना रहे हैं, तो वो कौन से कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। तो देखिए इथेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए, पहले क्या होता है संरचना बनाइए, CH3। इथेन में क्या होता है, 2 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होते हैं ना। इथेन में क्या होता है, ETHENE, इथेन में C3H6 होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, C2H6 होता है। ठीक है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग ले रहे हैं ये पता करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है ना। तो देखिए बॉन्ड है तो मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं, 2 हो गए यहाँ, 2 से यहाँ, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन है ना, ये होता है ना। तो अल्कीन का पूछा है। अल्कीन करने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा, फॉर्मूला इससे क्या है, कौन सा होगा बताइए। तो देखिए CnH2n है, CnH2n-2 CnH2n+2, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ए नंबर होगा। कौन सा होगा, ए नंबर क्या है, CnH2n होगा। ठीक है, इसको पुट करके देखते, जैसे मान के चलते हैं आपका इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इथीन में ये 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए इस फार्मूला में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं। देखिए कार्बन के 2 है ना, कार्बन 2 है ना, तो C2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 है, इंटू n का वैल्यू 2, मतलब n कितना कार्बन का, तो 2 था तो 2 होगा, तो हो गया ना 4, C2H4। तो देखिए 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। क्लोरीन का, Cl का, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है ना। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 35.5 होता है। कितना होता है, 1 मिनट, हाँ 35.5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, बताइए इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में आपका कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कहने का मतलब कि ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिए ये तीनों। तो यहाँ पूछा है इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन पादपों में वाहन तंत्र के घटक है। ओके, निम्न में से कौन पादपों में वाहन तंत्र के घटक है, मतलब पेड़ पौधों में वाहन तंत्र के घटक है। तो बताइए कौन है, जाइलम, लसिका, फ्लोएम या ए और सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो देखिए याद रखिएगा कि जाइलम और लसिका, सॉरी फ्लोएम है ना, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, पादपों में वाहन तंत्र के घटक है। वाहन तंत्र के घटक कौन है, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाया जाता है। कौन? आयरन, कहने का मतलब फेरस, Fe, है ना। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे खून में, मतलब ब्लड में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी नंबर होगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है ना, आयरन धातु पाया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। तो बताइए लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, पूजन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन। तो बताइए कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है लीडिंग कोशिकाएं। तो देखिए लीडिंग कोशिका जो होती है वो पूजन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। क्या? पूजन हार्मोन, एक टी हार्मोन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लीडिंग कोशिकाएं पूजन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है, ठीक है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थायराइड ग्रंथि जो है, एक मिनट, हाँ, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। बताइए थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होता है। मस्तिष्क में, किडनी में, अमाशय में, गर्दन में। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो गर्दन में होता है। कहाँ? गर्दन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि थायराइड ग्रंथि में सूजन किसके कारण से होता है, मतलब किसके कमी से होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में सूजन किसके कारण होता है? तो वो आयोडीन के कारण होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से सूजन होता है, ठीक है। जैसे घेंघा रोग जैसे होता है, घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। बोल रहा है कि मादा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। मादा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडवाहिका में, ग्रीवा में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो कहाँ होता है? याद रखिएगा अंडाशय में होता है, ठीक है। मादा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। बताइए कौन? निम्न में से कौन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हमारा? अग्नाशय, वृषण, अमाशय और अंडाशय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा आपका डी नंबर। क्या है? अंडाशय, ठीक है। ये दोनों हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अंडाशय में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन बेसिक है और अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। जांघ में, कमर में, हाथ में, रीढ़ में। मतलब रीढ़ की हड्डी या हाथ की हड्डी, कमर की हड्डी या जांघ की हड्डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर, जांघ की हड्डी। मतलब सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? जांघ की हड्डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। याद रखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं। फ्लेंजिस, रिब्स, स्टैपिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, स्टैपिस, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टैपिस कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए ये कान में पाया जाता है और सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच का संबंध है। बताइए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच का संबंध है, क्या है? f इक्वल टू 2r, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू f/2 और r इक्वल टू f। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा आंसर सही है? देखिए क्या जानते हैं हम लोग? f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2 होता है ना। संबंध इसके बीच में यही होता है। तो ये कौन सा मेल कर रहा है हमारा? देख लेते हैं। देखिए ये बी नंबर है ना। क्या लिखा है? r बराबर
2F लिखा है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी नंबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में, हवा में, जल में, तेल में। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है ना, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का सूर्य जो है वो विचलित नहीं होता है, सीधा आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है। तो उसका जो चाल है, मतलब उसका जो स्पीड है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हवा में अगर होगा तो हवा में क्या है कि बहुत सारे धूल कण हैं या दूसरे क्या बोल सकता हूँ, गैसेस हैं, जिससे वो क्या होता है कि टकराता है, जिसके वजह से उसका क्या होता है कि स्पीड कम हो जाता है, मतलब चाल कम हो जाता है। ठीक है, जल में तो ऐसे ही चाल कम हो जाता है, तेल में भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो निर्वात में। ठीक है, वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का किरण जब कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो मुख्यतः कितने रंग दिखाई देते हैं, बोलिए। 6, 7, 5, 8। जैसे इंद्रधनुष जो बनता है, याद होगा आपको, है ना। तो कितने रंग दिखाई देते हैं, तो वो है आपका 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और वो कौन से रंग होते हैं, तो बैंगनी, क्या क्या होता है, इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो भी, एक मिनट, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, VIBGYOR। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। कौन से हो गए भाई, तो देखो बैगनी हो गया पहला, बैगनी। ठीक है, दूसरा जामुनी मतलब इंडिगो, वायलेट, V से वायलेट बैगनी बोलते हैं, I से इंडिगो, इंडिगो क्या बोलते हैं, जामुनी, क्या जामुनी कलर है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, B है मतलब ब्लू, है ना, नीला हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, G मतलब ग्रीन मतलब हरा, है ना, हरा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, Y से क्या होता है, येलो, है ना, येलो मतलब पीला, पीला हो गया। और कौन सा होता है, देखिए O दिया है, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कौन सा, नारंगी कलर, नारंगी कलर हो जाएगा। और R दिया रेड मतलब लाल, लाल कलर। ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। दृष्टि दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है भाई, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक और होता है जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब हो गया, मैं लिख देता हूँ, पहला कौन सा हो जाएगा, निकट, ठीक है, दृष्टि दोष। दूसरा हो जाए आपका दूर दृष्टि दोष, सेम, ठीक है। और तीसरा हो जाता है आपका जरा दूर दृष्टि दोष, है ना, जरा दूर दृष्टि दोष, ये होते हैं, ये 3 होते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है हमारा, ये मतलब वैसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 2 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। ठीक है, तो उस बल्ब का विद्युत शक्ति क्या है, बताइए। कोई बल्ब है ना, कोई बल्ब 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत से 2 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। ठीक है, तो उस बल्ब का विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। पहला 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट, तो इसको निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत शक्ति को इससे मतलब डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, P से करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, V इंटू आई, क्या होता है, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे,
P इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, तो पुट करना है हमको वैल्यू बस। तो V कितना दिया हुआ 220 वोल्ट, मतलब 220 इंटू आई कितना दिया हुआ हमारा 2, कितना निकल जाएगा 440 है ना। तो कितना 440 वाट, क्या होगा वाट, है ना। वाट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, विद्युत शक्ति को, है ना। मतलब ऐसा यूनिट है उसका, किसका, विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, डब्ल्यू, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर होगा आंसर, बी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलने से एक ओजोन अणु का निर्माण होता है। देखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिलने से एक ओजोन अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो कितने होते हैं, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। तो याद रखिएगा 3 होता है। ओजोन का क्या होता है फॉर्मूला, O3 होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक ओजोन बनाते हैं। ठीक है, ये एक ओजोन का अणु हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर। ठीक है, तो गैस ये थे आपके 25 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे एक दो बार और देख लें ताकि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो भी ये वीडियो सारे देख सकें और उन्हें भी उनके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।